नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कच्चा चिट्ठा में आज आपको यूक्रेन से जुड़ी 3 धमाकेदार रिपोर्ट दिखाने जा रही हैं जो परमाणु हमले पर बड़ा सिग्नल दे रही हैं रिपोर्ट्स। पहली रिपोर्ट में आपको पुतिन के सबसे बड़े पावर सेंटर लेकर चलेंगे जो 24 घंटे उनके साथ रहता है। दूसरी बड़ी खबर ये कि ज़ेलेंस्की ने अब रूस पर हमले के लिए खुफिया मिशन को हरी झंडी दे दी है। तीसरी खबर कौन सी है ये भी हम आपको बता रहे हैं। ज्यादा चौंकाने वाली है ये तीसरी बड़ी खबर, क्योंकि ज़ेलेंस्की को बीच युद्ध से गायब करने की तैयारी चल रही है। लेकिन इन सब से पहले देखिए व्लादिमीर पुतिन की वो फुटबॉल जो यूक्रेन ही नहीं पूरी दुनिया को एक झटके में खत्म कर सकती है। मौका परमाणु युद्ध का आया तो क्या होगा, रूस क्या करेगा, और सबसे पहले और बड़ी बात, आखिर व्लादिमीर पुतिन क्या करेंगे। क्या पुतिन न्यूक्लियर अटैक के लिए परमाणु वाला बटन दबाएंगे? अगर पुतिन ने फैसला कर लिया कि परमाणु हमला करना ही है और कोई रास्ता नहीं है, तो पुतिन ऑर्डर कैसे देंगे? रूस का परमाणु बम कैसे लॉन्च होगा? क्या पुतिन अपने खुफिया परमाणु तहखाने में जाएंगे? क्या इसी अंडरग्राउंड फैसिलिटी से पुतिन रूस की सबसे खतरनाक मिसाइल लॉन्च करने का ऑर्डर देंगे? क्या यहीं से पुतिन अपनी मिसाइल पावर को कंट्रोल करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। रूस की न्यूक्लियर पावर और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की परमाणु मिस्ट्री और एटमी कमांड सेंटर का रहस्य बहुत गहरा है, और इस रहस्य को समझने के लिए ये रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट का एक सेकंड बताएगा कि रूस की परमाणु पावर पुतिन के ऑर्डर से लेकर लॉन्चिंग पैड तक कैसे पहुंचती है, और कैसे दागा जाएगा दुनिया का सबसे खतरनाक परमाणु बम। पुतिन न किसी को फोन करेंगे, न पुतिन किसी को ऑर्डर देंगे, बल्कि व्लादिमीर पुतिन बस एक सीक्रेट बटन दबाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, ऐसा बटन किसी कमांड सेंटर में नहीं, ये बटन है पुतिन के बहुत ही सीक्रेट लेकिन पावरफुल ब्रीफकेस में। रूस के राष्ट्रपति के पास एक ब्रीफकेस होता है जिसे कहते हैं चेक इट। ये देखने में एक साधारण ब्रीफकेस जैसा है, लेकिन काम ऐसा करता है जिसे जानकर होश फाख्ता हो जाएंगे। इस ब्रीफकेस को खोलने पर पाएंगे कि इसमें ऐसे बटन होते हैं जिनसे पूरी दुनिया एक झटके में तबाह की जा सकती है। इस ब्रीफकेस में ऐसे बटन हैं जिससे परमाणु हथियार लॉन्च किए जा सकते हैं। इसे पुतिन की न्यूक्लियर कमांड भी कहा जाता है। पुतिन बस इस ब्रीफकेस के अंदर लगे बटन दबाने हैं। और ऑर्डर मिलने पर रूस की परमाणु मिसाइल लॉन्च के लिए तैयार हो जाएगी। कमांड मिलने पर एक के बाद एक मिसाइल दागी जा सकती है। एक नहीं, दुनिया के कई शहर टारगेट किए जा सकते हैं। चाहे मिसाइल जमीन से लॉन्च करनी हो या फिर समंदर से, या फिर एक ऐसा ऑप्शन जिसका तोड़ आसान नहीं, यानी समंदर के नीचे मिसाइल लॉन्च। ऐसे में सबमरीन से मिसाइल लॉन्च की जाती है। अगर ऐसा होगा तब भी पुतिन इसी ब्रीफकेस के बटन दबाएंगे।
पुतिन का ये ब्रीफकेस टॉप सीक्रेट है और साल 2019 में दुनिया ने पहली बार इस ब्रीफकेस के अंदर की तस्वीर देखी। ये ब्रीफकेस हमेशा पुतिन के साथ रहता है। रूस के सीक्रेट सर्विस का स्टाफ इस ब्रीफकेस चेगेट को अपने पास रखता है और अगर न्यूक्लियर अटैक की नौबत आए तो पुतिन को इसका इस्तेमाल करने का अधिकार है कि तब वो इसी ब्रीफकेस से रूस के न्यूक्लियर लॉन्चर्स को परमाणु अटैक का ऑर्डर देंगे। पुतिन के ब्रीफकेस में जमीन से परमाणु बम लॉन्च करने वाला सामान देखिए। पुतिन चेगेट का बटन दबाएंगे, स्कंदर मिसाइल लॉन्च होगी, रेंज 500 किलोमीटर। RS-36 सैटर्न लॉन्च होगी, रेंज सबसे ज्यादा 16,000 किलोमीटर। RS-28 सरमत का ऑप्शन भी है, रेंज 10,000 किलोमीटर। RS-24 यार्स भी है, रेंज 11,000 किलोमीटर। UR-100 स्टेलेटो, रेंज 10,000 किलोमीटर। टोपोल भी रेंज है 11,000 किलोमीटर। टोपोल का नया वर्जन टोपोल M, इसकी भी रेंज 11,000 किलोमीटर। और पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल, रेंज 8,000 किलोमीटर। बुलावा को लॉन्च करने का बटन दबेगा तो देखिए रूसी पनडुब्बी में कैसी हरकत होगी। प्रेसिडेंट की तरफ से लॉन्च कोड मिलने के बाद बोरे क्लास पनडुब्बी में तैनात नौसैनिक कोड मिलाएंगे। सबमरीन कमांडर से तस्दीक की जाएगी कि ये लॉन्चिंग का असली ऑर्डर है और फिर दबाया जाएगा परमाणु अटैक का बटन। इसके बाद दनादन समंदर के अंदर से 8,000 किलोमीटर रेंज वाली बुलावा निकलेगी। बोरे क्लास की सबमरीन से ऐसी 16 मिसाइल दागी जा सकती हैं। एक मिसाइल, दूसरी मिसाइल भी तैयार है, तीसरी मिसाइल भी लॉन्च हो चुकी है, चौथी मिसाइल भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। बोरे क्लास की पनडुब्बी से ऐसी 16 मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं, लेकिन सब कुछ होगा पुतिन के ऑर्डर से और जो आएगा एक ब्रीफकेस के जरिए। ऐसे में समझिए कि पुतिन के चेगेट ब्रीफकेस की पावर क्या है। इस ब्रीफकेस की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा रखी गई है। एक कोड के जरिए इस ब्रीफकेस को खोला जा सकता है। ये एक तरह की न्यूक्लियर कमांड पोस्ट है जिसके कमांडर खुद व्लादिमीर पुतिन है। परमाणु हमले का आदेश देना हो तो चेगेट या पुतिन का ब्रीफकेस कैसे काम करेगा, अब इस बात को बहुत गौर से समझिए। रूस की एक न्यूक्लियर कमांड नुमा पोस्ट जिसका बटन पुतिन दबाएंगे तो ऑर्डर सीधा सेंट्रल मिलिट्री कमांड के जनरल के पास जाएगा। इसके बाद वो जनरल इस कमांड को उन लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाएगा जहां से न्यूक्लियर स्ट्राइक की जाएगी। ये लॉन्चिंग कोड मिसाइल रेजिमेंट के कमांडर के पास जाएगा। ये कोड परमाणु पनडुब्बी के कैप्टन के पास जाएगा। ये कोड न्यूक्लियर बॉम्बर उड़ा रहे कमांडर के पास भी जाएगा। और फिर होगी ऐसी न्यूक्लियर स्ट्राइक, फिर होगा ऐसा परमाणु धमाका जिसके ख्याल भर ने अमेरिका और नेटो की नींद उड़ा दी। अगर पुतिन ने बटन दबाया तो क्या हो, इसको अब और डिटेल में समझिए, क्योंकि टारगेट की दूरी के हिसाब से मिसाइल और परमाणु बम चुना जाएगा। यानी अब तक आप समझ गए होंगे कि परमाणु हमले की नौबत आई तो अब पुतिन का संदूक खुलेगा और एटम बम निकलेगा, क्योंकि पुतिन के बक्से में ही सबसे बड़ा बम है। सवाल है कि अगर पुतिन के पास चेगेट है तो बाइडेन के पास क्या है? बाइडेन के पास है फुटबॉल, जो वही काम करता है जो पुतिन का चेगेट करता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन के साथ भी ऐसा ही ब्रीफकेस यानी फुटबॉल साथ रहता है। बाइडेन की न्यूक्लियर कमांड भी उनके साथ चलती है। बाइडेन जहां जाते हैं ये फुटबॉल नाम वाला ब्रीफकेस उनके साथ साथ ट्रेवल करता है। दुनिया के दो सबसे पावरफुल देश अपने न्यूक्लियर जखीरे को लेकर ऐसे ही तैयारी करके चलते हैं। यूक्रेन युद्ध को लेकर फुटबॉल और चेगेट की अहमियत इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ गई। लगातार बात न्यूक्लियर स्ट्राइक की हो रही है, विश्व युद्ध की धमकी दी जा रही है। ऐसे में चाहे फुटबॉल हो या चेगेट, दुनिया के असली पावर सेंटर यही दो ब्रीफकेस बन चुके हैं।
ज़ेलेंस्की के लिए यूक्रेन करो या मरो की लड़ाई है। युद्ध अब बेहद निर्णायक मोड़ पर है। ऐसे समय पर अब सिर्फ एक ही ब्रह्मास्त्र है जो ज़ेलेंस्की और यूक्रेन को बचा सकता है। क्या है ज़ेलेंस्की का वो ब्रह्मास्त्र और ज़ेलेंस्की कुछ ऐसा करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को चौंका सकता है? इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। रूस की मिसाइलें और बम यूक्रेन को तबाह कर रही हैं। यूक्रेन की इमारतें जल रही हैं। इमारतें खंडहरों में तब्दील हो रही हैं। जान बचाने के लिए यूक्रेन के लोग भाग रहे हैं। यूक्रेन के बॉर्डर्स पर रूस ने कब्जा जमा लिया है। क्या अब भी ज़ेलेंस्की के पास यूक्रेन को बचाने का कोई प्लान है? क्या यूक्रेन के पास भी पुतिन के खिलाफ कोई ब्रह्मास्त्र है? ज़ेलेंस्की ने अपने पास परमाणु बम होने का कोई दावा तो नहीं किया है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास वो न्यूक्लियर पावर जरूर है जिसको परमाणु बम में बदला जा सकता है। उन्नीस 1990 से पहले यूक्रेन में 8 परमाणु संयंत्र थे। साउथ यूक्रेन, रिविन, मेलनाइत्स्की, चेर्नोबिल, ज़ापोरिज़िया, ओडेसा, चीहेर्न और खार्किव। मौजूदा स्थिति यह है कि अब सिर्फ 4 परमाणु संयंत्र साउथ यूक्रेन, रिविन, मेलनाइत्स्की और ज़ापोरिज़िया ही सक्रिय हैं। चेर्नोबिल और ज़ापोरिज़िया पर तो पहले ही रूस का कब्जा हो चुका है। ज़ापोरिज़िया में रूसी कब्जे से पहले ही आनन फानन में यूक्रेन के अधिकारियों ने कई सीक्रेट पेपर्स जला दिए थे। रूस की तरफ से तब भी दावा किया गया था कि इन सीक्रेट पेपर्स में कुछ कागजात एटम बम के निर्माण से जुड़े हुए भी हो सकते हैं। रूस के विदेश मंत्री ने भी ज़ेलेंस्की पर यह आरोप लगाए थे कि वो परमाणु बम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। Western countries must not build military facilities in the territory of the former Soviet Union states that are not part of the alliance and do not use their infrastructure for any military action. Ukraine still has Soviet technologies and the means of delivering such weapons. We cannot fail to respond to this real danger. Russia is a responsible member of the international community, committed to its obligations of mass destruction weapons non-proliferation, undertake all necessary steps to prevent the appearance of nuclear weapons and related technologies. रूस की ओर से यह भी कहा गया कि यूक्रेन पर हमला करने की एक वजह यह भी है कि ज़ेलेंस्की लगातार परमाणु बम बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। रूस ने यह भी आरोप लगाया कि परमाणु बम बनाने में अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की इस बात के समर्थक तो जरूर रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु बम बनाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी खुलकर इस तरह के दावे नहीं किए।
हालांकि ज़ेलेंस्की अपने देश के परमाणु संयंत्रों का जिक्र करके यूरोप को भी चेतावनी दे चुके हैं कि यूक्रेन के पास 50 परमाणु रिएक्टर हैं और अगर एक में भी दुर्घटना हुई तो पूरा यूरोप बर्बाद हो जाएगा। Хто знає, скільки горя і жертв приніс вибух на атомній станції. Це була глобальна катастрофа. З її наслідками боролися сотні тисяч людей. Евакуювали десятки тисяч людей. Росія хоче це повторити і вже повторює, але у 6 разів більше. Європейці, прокиньтесь, будь ласка, говоріть своїм політикам. Російські війська обстрілюють атомну станцію в Україні. साल 1990 में जब यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हो गया, तब भी यूक्रेन के पास सोवियत परमाणु शस्त्रागार के 1/3 परमाणु हथियार थे। तब यूक्रेन परमाणु हथियारों में तीसरे नंबर पर था। यूक्रेन के परमाणु हथियार नष्ट करने के लिए बुडापेस्ट मेमोरेंडम नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि भी हुई थी। इस संधि में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन ने लिखित आश्वासन दिया था कि वो यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान करेंगे और यूक्रेन की राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ कभी बल प्रयोग नहीं किया जाएगा। देशों के फरेबी समझौते में यूक्रेन फंस गया। अब जब रूस यूक्रेन में बमबारी और जनसंहार कर रहा है तो कोई साथ नहीं दे रहा है। जब साल 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमिया पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया, तब एक बार फिर यूक्रेन के अंदर परमाणु हथियार विकसित करने की मांग शुरू हुई। यूक्रेनी संसद के एक सदस्य पाउलो रिजाने ने कहा था कि हमने एक समझौते के कारण परमाणु हथियार छोड़ दिए। अब यूक्रेन में एक मजबूत भावना है कि हमने एक बड़ी गलती की है। हमें ज्यादा मजबूत यूक्रेन की आवश्यकता है। अगर आपके पास परमाणु हथियार हैं तो लोग आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। साल 2021 में यूक्रेन के एक राजदूत एंड्री यारोस्लावोविच ने कहा कि अगर यूक्रेन को नेटो का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी गई तो उसके देश को अपनी सुरक्षा की गारंटी के लिए परमाणु बम बनाने पर विचार करना होगा। फरवरी 2022 में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि अगर हमें सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती तो हमें परमाणु बम न बनाने के पुराने समझौते को तोड़ना होगा। जिसे कहते हैं फ्रंट एंड अग्रांत जो रिएक्टर रहता है, उसमें कई बार जिसने इनरिचमेंट कैपेबिलिटी अपने बदौलत हासिल कर ली और परमाणु बम बनाने की क्षमता वाला वह ईंधन जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल और फिसाइल मटेरियल उत्पादित कर सकता है, तो संभावना बम बनाने की प्रबल रहती है। लेकिन जहां फ्यूल जो ईंधन है, जो यूरेनियम है, वो सेफगार्डेड है, इंस्पेक्शन के अंदर आता है, वह संभावना थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन तकनीकी अगर आपने दक्षता हासिल कर ली तो सिद्धांततः यह संभव है। इस युद्ध में यूक्रेन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर यूक्रेन के दावों की माने तो यूक्रेन की जनता युद्ध की विभीषिका बहुत बुरी तरीके से झेल रही है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हमलों में अब तक यूक्रेन के अंदर करीब 150 बच्चों की जान गई और 172 बच्चे घायल हो गए। कीव में 64 बच्चों की मौत हुई है, खार्किव में 43, डोनेस्क में 43, चेर्निहाव में 32, माइकोलाइव में 24, खेरसॉन में 15 और सुमा में 14 बच्चों की मौत हुई। यूक्रेन का दावा है कि रूस के मिसाइल हमलों में 566 स्कूल नष्ट हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव लगातार इमारतों के खंडहर में तब्दील होती जा रही है।
अब तक यूक्रेन की तरफ से जो दावे किए गए हैं उसके मुताबिक कीव को जबरदस्त नुकसान झेलना पड़ा है। कीव में 87 आवासीय भवन मिसाइलों के हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। कीव के 12 स्कूल भी धमाकों में तहस नहस हो चुके हैं। यूक्रेन बहुत बुरी तरह पुतिन के जाल में फंस चुका है। बम धमाकों से दहल रहे यूक्रेन के लिए एक और बड़ी बुरी खबर आ रही है। खबर ये कि पुतिन किसी भी तरह ज़ेलेंस्की पर सरेंडर का दबाव डालना चाहते हैं और इसके लिए अब वो नया पैंतरा आजमाने जा रहे हैं और ये पैंतरा है छोटे परमाणु बम। दरअसल दावा ये किया जा रहा है कि रूस अब यूक्रेन पर छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकता है ताकि यूक्रेन को एक सीमित दायरे में जबरदस्त नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसा करके पुतिन यूक्रेन के लोगों को डराना चाहते हैं। पुतिन की योजना है कि यूक्रेन को इस हद तक नुकसान पहुंचाया जाए कि यूक्रेन के लोग ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत कर दें। हालांकि एक्सपर्ट्स का दावा यह भी है कि छोटे परमाणु बमों के धमाके भी बहुत जबरदस्त नुकसान कर सकते हैं। परमाणु धमाके के बाद जो नुकसान होगा, इस बात का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा कि परमाणु हथियार 20 किलो टन का था या फिर 1 मेगा टन का। यूक्रेन के लिए परिस्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं और पुतिन की तरफ से परमाणु बम की धमकियों का इस्तेमाल अब ज़ेलेंस्की पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। अब ज़ेलेंस्की को कोई ना कोई मास्टर स्ट्रोक खेलना ही पड़ेगा, नहीं तो पुतिन के गुस्से की आग में पूरा यूक्रेन खंडहर बन जाएगा। ज़ेलेंस्की के पास टाइगर है, सही सुना आपने, ऐसा टाइगर जिसके पास रूस के हर वार का तोड़ है। कहा तो ये तक जा रहा है कि पुतिन को ज़ेलेंस्की से नहीं टाइगर से डर लगता है, क्योंकि टाइगर की मौजूदगी में ज़ेलेंस्की का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये टाइगर एक टीम है। दरअसल ये टीम क्या करती है, कहां रहती है, ज़ेलेंस्की को लेकर टाइगर टीम की कितनी बड़ी तैयारी है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। रूस के केमिकल हथियार कैसे होंगे बेअसर? जैविक हमले का जवाब कैसे देगा यूक्रेन? पुतिन के पंजे से ज़ेलेंस्की को कौन बचाएगा? इन चारों सवालों का बस एक जवाब है, टाइगर टीम। एक ऐसी टीम जो यूक्रेन युद्ध पर 24 घंटे या कहें कि सेकंड दर सेकंड नजर बनाए हुए है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान हो रही हर हलचल पर इस टीम की नजर है। रूसी सेना के एक एक मूवमेंट पर यह खास खुफिया टीम आंख गड़ाए हुए है।
इस टाइगर टीम का सीक्रेट ऑफिस बना है रूस यूक्रेन सीमा से करीब 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका के व्हाइट हाउस का एक खास कमरा, जहां जंग से जुड़े हर मुश्किल हालात से निपटने का ब्लूप्रिंट तैयार है। व्हाइट हाउस की टाइगर टीम बाकायदा टेबल टॉप रिहर्सल करके पूरे प्लान को तैयार कर चुकी है। व्हाइट हाउस के इस रूम में टेबल पर ही अमेरिका की टाइगर टीम ने रूस के खिलाफ जवाबी जंग का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इस टाइगर टीम की टास्क लिस्ट में शामिल है पुतिन के परमाणु हमले का जवाब कैसे देना है, केमिकल अटैक से यूक्रेन वालों को कैसे बचाना है, जैविक हमला होने पर क्या एक्शन लिया जाए, वहीं युद्ध में फंसने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जान कैसे बचानी है। एक महीने के युद्ध में पुतिन की सेना ने यूक्रेन की तस्वीर बदल दी। रूस के बरसाए गोलों से यूक्रेन जल रहा है। शहर के शहर खंडहर में बदल गए। तोप और गोलों के बाद अब रूस की सेना अपने अमोघ हाइपरसोनिक मिसाइलों से भी यूक्रेन पर वार कर रही है। युद्ध और लंबा खिंचा तो पुतिन अपने एटम बम का बटन भी दबा सकते हैं। यही नहीं, अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना केमिकल वॉर शुरू कर सकती है। यहाँ तक कि यूक्रेन में जैविक बम से भी निशाना साधा जा सकता है। और तो और पुतिन के किलर कमांडो दर्जन से अधिक बार ज़ेलेंस्की की जान लेने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन टाइगर टीम के बनाए प्लान से हर बार ज़ेलेंस्की सही सलामत बच जाते हैं। अमेरिका की एक खास टाइगर टीम बीते नवंबर से मिशन यूक्रेन पर काम कर रही है। यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए टीम हफ्ते में 3 बार बैठक करती है और हर बैठक 120 मिनट तक टेबल टॉप युद्ध अभ्यास करती है। टाइगर टीम को बखूबी अंदाजा है कि रेड आर्मी के टारगेट पर मिस्टर प्रेसिडेंट है, इसलिए कीव से 700 किलोमीटर दूर स्पेशल कमांडोज का एक बड़ा ग्रुप स्पेशल ट्रेनिंग में लगा है। यूक्रेन जंग के बीच से ज़ेलेंस्की को सही सलामत बाहर निकालने की प्रैक्टिस कर रहा है। इनके प्लान की एक सीक्रेट डिटेल हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अपनी आंखों से इनकी तैयारी देख लीजिए। ये उसी खास ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने की फुल प्रैक्टिस में लगे हैं। ये ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने वाले मिशन की रिहर्सल कर रहे हैं। इनके ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये दुनिया के सबसे खतरनाक कमांडो माने जाते हैं। इनका नाम इनके काम की पहचान है। हम इनका नाम भी बताएंगे और इनका काम भी दिखाएंगे, लेकिन अभी ये जिस काम की तैयारी में लगे उसका ग्राउंड जीरो यूक्रेन में है, क्योंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की अभी यूक्रेन में है। यूक्रेन में कहां है? इसका जवाब है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में। कीव में कहां है तो अपना पता खुद ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को दे दिया है। वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के मुताबिक वो कीव के सेंटर में मौजूद प्रेसिडेंशियल हाउस में है। Російські танки стріляли по Запорізькій атомній станції. Росія ударила ракетами по Бабиному Яру. Зруйнувала вже більше 230 шкіл і 155 дитячих садочків. Вбила 128 дітей. Била ракетами по університетах. Спалює з реактивної артилерії житлові квартали, цілі міста, села. Просто в попіл. Нічого немає. रूस की सेना कीव को चारों ओर से घेरे हुए है। कीव पर कब्जा जमाने के बाद रूस की सेना का सबसे पहला टारगेट यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की रहने वाले हैं। लेकिन जंग के बीच ज़ेलेंस्की को जिंदा निकालने की तैयारी पूरी हो चुकी है। पुतिन की सेना को चकमा देने का फुल प्रूफ प्लान तैयार है, बस उस पल का इंतजार है। इस खास कमांडो दस्ते में अमेरिका के नेवी सील्स और ब्रिटेन के SAS कमांडोज शामिल हैं। इस स्पेशल टीम को नेटो देश लिथुआनिया के एक एयरबेस पर हाई अलर्ट पर रखा गया है, ताकि मुश्किल हालात में ज़ेलेंस्की को सही सलामत यूक्रेन से बाहर निकाला जा सके। इस स्पेशल टीम में 150 US नेवी सील्स कमांडो और 70 ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस कमांडो शामिल हैं। यानी दुनिया के 220 घातक कमांडोज ज़ेलेंस्की के लिए महाकवच बनने वाले हैं, जो कि अभी कीव से 700 किलोमीटर दूर लिथुआनिया के एक एयरबेस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं।
ब्रिटेन के मशहूर अखबार द सन का हवाला देते हुए रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया कि ये कमांडो दिन के 24 घंटे रेडी टू रेस्क्यू मोड में है। यूक्रेन की राजधानी कीव को रूस की सेना घेर चुकी है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि अगर पुतिन की सेना का कीव पर कब्जा हो जाता है तो उसके बाद ज़ेलेंस्की अपनी सरकार कहां से चलाएंगे उसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन ऐसे वक्त में पहली कोशिश ज़ेलेंस्की की जान बचाने की होगी, जिसके लिए नेवी सील्स और एसएएस कमांडो लिथुआनिया से पहले हवाई रास्ते से पोलैंड आएंगे और फिर पोलैंड से कीव में लैंड होंगे। क्योंकि लिथुआनिया और यूक्रेन के बीच में बेलारूस है, जो रूस का जिगरी यार और ज़ेलेंस्की का जानी दुश्मन बना हुआ है। कीव के कुरुक्षेत्र में पहुंचकर नेवी सील्स और एसएएस कमांडो कैसे अपना काम करेंगे उसका ट्रेलर पूरी दुनिया देख चुकी है। नेवी सील्स ने ही पाकिस्तान में छिपे अलकायदा आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। लादेन को ढेर करने वाले ऑपरेशन की खबर पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना तक को नहीं पता चल पाई थी। नेवी सील्स के उस ऑपरेशन को वॉशिंगटन में अपने सरकारी आवास व्हाइट हाउस में बैठकर तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने लाइव देखा था। तब नेवी सील्स का टारगेट ओसामा को मारने का था, लेकिन अब उनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बचाने का होगा। ऐसे में कीव की जमीन पर अमेरिका के नेवी सील्स कमांडो का मुकाबला रूस के कातिल कमांडो स्पेत्सनाज़ से होगा, जो अभी ज़ेलेंस्की की जान के दुश्मन बने हुए हैं। पुतिन की स्पेशल फोर्स स्पेत्सनाज़ को दुनिया में सबसे क्रूर कमांडो के तौर पर जाना जाता है। कहते हैं इनके चंगुल में फंसा दुश्मन जिंदा नहीं बचता, क्योंकि इन्हें दुश्मन को जान से मारने के लिए ही बनाया गया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशल मिशन और हाई प्रोफाइल हत्याओं में रूस की फोर्स का अहम रोल रहा है। लेकिन कीव की धरती पर इनका सामना अमेरिका के सील्स कमांडो और ब्रिटेन के स्पेशल एयर सर्विस कमांडो से हो सकता है, जिनका मिशन ज़ेलेंस्की को जिंदा बाहर निकालने का होगा। नेवी सील्स और एसएएस कमांडोज पहले ज़ेलेंस्की को अपने कवर में लेंगे, फिर हवा या फिर सड़क के रास्ते उन्हें पोलैंड सीमा पर लाएंगे और फिर या तो ज़ेलेंस्की को पोलैंड में किसी सेफ हाउस तक पहुंचाएंगे या फिर उन्हें लिथुआनिया ले जाएंगे, जहां से वो कीव आएंगे। सील्स कमांडो फोर्स को दुनिया की सबसे जाबाज और घातक फोर्स में शामिल किया जाता है। सील्स कमांडो ऐसे मुश्किल मिशन को पूरा करने के लिए जाने जाते हैं जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। एक कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। ये कहावत सील्स कमांडो पर बिल्कुल सटीक बैठती है। सील्स कमांडो मरने के लिए नहीं बल्कि मारने के लिए जाने जाते हैं। सील्स कमांडोज मुश्किल घड़ी में आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर या फिर पानी के अंदर हर ऐसे मिशन को मुमकिन बना देते हैं जिसे दुनिया नामुमकिन मानती है। वहीं ब्रिटेन की स्पेशल एयर सर्विस दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे अच्छी फोर्स मानी जाती है। ये दुनिया की सभी स्पेशल फोर्सेस के लिए मिसाल रही है। एसएएस की तर्ज पर ही तमाम देशों ने अपने कमांडोज को स्पेशल ट्रेनिंग देने की परंपरा शुरू की। स्पेशल एयर सर्विस के कमांडो जमीनी लड़ाई में माहिर होते हैं। ये फोर्स बहुत ही घातक ट्रेनिंग से गुजरती है और हर मुश्किल हालात से मुकाबला करने के लिए तैयार रहती है। जैसे अभी लिथुआनिया के एयरबेस पर ज़ेलेंस्की की जान बचाने की तैयारी में लगी है और व्हाइट हाउस में मौजूद टाइगर टीम के एक इशारे पर अपने ऑपरेशन मिस्टर प्रेसिडेंट पर निकल पड़ेगी। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान उत्तर कोरिया की सुप्रीम कमांडर किम जोंग उन अपने पुराने रंग में दिखे। कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी के मुताबिक उत्तर कोरिया ने अपनी सबसे एडवांस आईसीबीएम यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हॉसोंग 17 का सफल परीक्षण किया है। इस मौके पर किम जोंग उन खुद मौजूद थे। खबर के मुताबिक उत्तर कोरिया की इस मिसाइल की जद में अमेरिका के तमाम बड़े शहर भी आते हैं, यानी किम जोंग उन एक बार फिर अमेरिका के लिए एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकते हैं। फिर जागी किम जोंग की जिद। फिर पुराने रंग में लौटे किम।
रॉकेटमैन ने फिर दिखाई मिसाइल पावर। जमीन पर आग का गुबार छोड़कर आसमान की गहराई में गुम हुई इस मिसाइल से धरती पर करीब 10,500 किलोमीटर तक दहशत का गुबार नजर आने लगा है। यानी उत्तर कोरिया से लेकर अमेरिका के व्हाइट हाउस तक एक बार फिर फिक्र की फिजा बहती नजर आ रही है। पहले से ज्यादा फिट, सेहतमंद और खुश नजर आ रहे उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया है, क्योंकि ये तस्वीरें किम के खतरनाक रूप की वापसी के तौर पर देखी जा रही हैं। उत्तर कोरिया की कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने खबर दी कि किम जोंग उन की मौजूदगी में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 17 का परीक्षण किया गया है, जिसने एक तय दूरी और तय लक्ष्य को हिट किया। अक्टूबर 2020 में पहली बार लॉन्च किए गए इस मिसाइल का ये पहला सफल परीक्षण था, जिसके बाद ये मिसाइल पहले से निर्धारित जापान के सागर में समा गई। इसके बाद तो जैसे किम जोंग उन की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे जैसे मिसाइल सफलता के आसमान में जा रही थी, तबाही की तस्वीरें देखकर किम मुस्कुरा रहा था। अमेरिका की बर्बादी का ख्वाब देखकर जोर जोर से हंस रहा था। मिसाइल का सपना सच होता देख खुश हो रहा था। इंटरकॉन्टिनेंटल यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर हमला करने की क्षमता और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की खुशी की वजह इस मिसाइल की रेंज। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वासोंग 17 के बारे में उत्तर कोरिया का दावा है कि इस मिसाइल की मारक क्षमता 13,000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग से वॉशिंगटन की दूरी 11,000 किलोमीटर है, तो न्यूयॉर्क की दूरी भी लगभग इतनी ही है। शिकागो की दूरी 10,400 किलोमीटर है, सिएटल 8,300 किलोमीटर और लॉस एंजल्स की दूरी 9,600 किलोमीटर है। यानी वासोंग 17 की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। हालांकि जानकारों की माने तो उत्तर कोरिया के मिसाइल इतने ताकतवर नहीं है। किम ने जानबूझकर अपने मिसाइल की रेंज की गलत जानकारी दी है, ताकि दुनिया में अपना दबदबा कायम कर सके। लेकिन इतना तो तय है कि बिना चीन की मदद के उत्तर कोरिया न तो परमाणु बम बना सकता है और न ही घातक मिसाइल। I think it's important that these types of tests are not linked with current events that happens right around them. These tests are part of a long-term North Korean strategy to develop a nuclear weapons program with a verifiable delivery system. And this is not solely for deterrence, although this program would have tremendous value as a deterrent against any nation that would want to do North Korea harm. वासोंग 17 को मॉन्स्टर मिसाइल करार दिया गया है, जिसके टेस्ट फायर के साथ ही किम जोंग उन ने संकेत दिया कि वो अब किसी भी प्रतिबंध से बंधे हुए नहीं, और ये परीक्षण स्पष्ट संकेत है कि लंबी दूरी के हथियारों के परीक्षण पर उत्तर कोरिया पर लगा 5 साल का विराम अब खत्म हो गया है। उसके बाद अगला नंबर होगा परमाणु परीक्षण का, जो संभवतः जल्द शुरू हो सकते हैं।